वीरों का निवास चित्तौड़। यह लोहे की धार और आग के अक्षरों से लिखी गई है बहादुरी, त्याग और बलिदान की अमर कहानियां, जिनका बखान कवियों और चारणों ने बार बार दिल खोल कर किया है। पुराने जमाने के उन्हीं कवियों और चारणों का वंशज हूं मैं। आइए आज आपको अपने साथ बीते हुए युगों के सफर पर ले चलूं, जो इस गौरव गाथा के साक्षी हैं। राजस्थान में मेवाड़ के मैदान को सींचने वाली गंभीरी नदी के किनारे बने चित्तौड़ के इस किले को कब और किसने बनवाया, इसकी कहानी इतिहास के अंधेरों में खोई हुई है। लेकिन जानकारों का कहना है कि इस किले को आज से 1500 साल पहले राजस्थान के मौर्य राजा चित्रांगद ने बनवाया था। महाराज चित्रांगद की जय हो। प्रणाम महाराज। आइए अमात्यवर, आइए। और आप भी महाबलाधिकृत रुद्रदत्त, हमने आपको यहाँ एक आवश्यक मंत्रणा के लिए बुलाया है। तो आज्ञा कीजिए महाराज। अमात्यवर, आप जानते ही हैं कि उत्तर में हूणों के आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया है। ऐसी स्थिति में हमने निर्णय किया है कि भविष्य के आक्रमणों से इस प्रदेश की रक्षा करने के लिए हम इस पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण करेंगे और उसी को अपनी राजधानी बनाएंगे। आपका ये निर्णय सुविचारित है महाराज। इस पहाड़ी से आसपास के सारे प्रदेश पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। यहाँ इतनी भूमि है कि सेना के साथ साथ नागरिक भी रह सकेंगे। पानी की भी कोई कमी नहीं है और चारों ओर घने वन भी है। तो ठीक है अमात्यवर, आप तत्काल दुर्ग के निर्माण कार्य को आरंभ कराइए। दुर्ग की प्राचीर अभेद्य होनी चाहिए। यही हमारी राजधानी होगी और इस दुर्ग का नाम होगा चित्रकूट। 200 साल बीत गए। तभी राजस्थान के गहलोत वंश में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो मौजूदा मेवाड़ की बुनियाद रखने वाला था। ये बालक ईडर के गहलोत राजा महेंद्र का पुत्र काल भोज था। गहलोत वंश को एक बार फिर विपदा का सामना करना पड़ा। ईडर के भीलों ने गहलोत राजा महेंद्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। महेंद्र की रानी को अपने 3 वर्ष के बालक काल भोज के साथ नगदा में शरण लेनी पड़ी, जहां ये बालक मंदिर के पुजारियों की गायें चराते हुए बड़ा हुआ। तभी एक दिन वन में गायें चराते हुए उसकी भेंट हारीत ऋषि से हुई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। कौन है? क्षमा करें महाराज, मैंने ध्यान नहीं दिया कि आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं। कौन है तू दंड बालक जो इस पवित्र स्थान में बेरोक टोक घुसा रहा है? मेरा नाम कालभोज है स्वामी जी। मैं महाराज कुहिल के वंशधर महाराज महेंद्र का पुत्र हूँ। परंतु तू इस कुंज में कैसे आया? कई दिनों से ये धोरी गाय गोधूली के समय सूखे थन लेकर लौटती थी। सबको संदेह था कि इसका दूध मैं ही पी जाता हूँ। आज जब मैं इसके पीछे पीछे इस कुंज में आया तो देखा कि इसके थनों से दूध अपने आप झर रहा है। तभी आपने मुझे देख लिया। तू बड़ा भाग्यशाली है बालक। जहाँ तेरी गाय का दूध झर रहा था वो भगवान एकलिंग का पवित्र स्थान है। तुझ पर उनकी विशेष कृपा दिख रही है। कल से तू यहाँ आकर हमसे शस्त्र विद्या के साथ साथ शास्त्र विद्या भी ग्रहण कर। हम तुझे एकलिंग का दीवान घोषित करते हैं।
हारीत ऋषि की छत्र छाया में शिक्षा दीक्षा पूरी कर लेने के बाद काल भोज की किस्मत उसे चित्तौड़ ले गई, जहां चित्रांगद मोरी के वंशज राजा मान का राज था। राजा मान ने काल भोज को अपना सामंत बना लिया। इस बीच हिंदुस्तान पर अरब की ओर से हमले शुरू हो चुके थे। काल भोज ने अभूतपूर्व पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए विदेशी सेनाओं को पीछे खदेड़ दिया। धीरे धीरे काल भोज की बढ़ती हुई लोकप्रियता ने अनेक सामंतों को उसके पक्ष में खड़ा कर दिया और सन 734 में इन सामंतों ने राजा मान की जगह काल भोज को चित्तौड़ की राजगद्दी पर बिठा दिया। एक लिंग के दीवान के साथ साथ काल भोज अब बप्पा रावल भी कहलाने लगा। हिंदुआ सूरज महाराज बप्पा रावल की जय, राजगुरु महाराज बप्पा रावल की जय, चक्रवर्ती महाराज बप्पा रावल की जय। बप्पा रावल ने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और मेवाड़ को हिंदुस्तान के नक्शे पर स्थापित कर दिया। आज तक बप्पा रावल का नाम समूचे राजपूताने में बड़े सम्मान से लिया जाता है। हालांकि बप्पा रावल ने विदेशी हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दिया था, लेकिन रास्ता खुल चुका था। मेवाड़ के राजा जान की बाजी लगाकर अपनी आन बान शान का झंडा बुलंद रखते रहे। बहादुरी और बलिदान की ऐसी ही एक कहानी आज भी लोगों की जबान पर है। ऐसा कौन होगा जिसने चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का नाम न सुना हो। 13वीं सदी के आखिरी हिस्से में चित्तौड़ पर रावल रतन सिंह का राज था। रतन सिंह का शौर्य और स्वाभिमान देश भर में जितना प्रसिद्ध था, उतनी ही प्रसिद्ध थी उनकी रानी पद्मिनी की सुंदरता। सिंगल दीप पद्मनी रानी रत्न सिंह चित्तौड़ गढ़ियानी अलाउद्दीन दिल्ली सुल्तान राघु चेतन की बखानो सुन सही कैसे खाया हिंदू तुर्की बई लड़ाई। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतने की योजना बनाई। बड़ा गुरूर है तुम्हारे रतन सिंह को रघुनाथ। मलिक कफू, चित्तौड़ के खिलाफ मुहिम की तैयारी कीजिए। हम रतन सिंह को उसकी सरकशी का सबब भी सिखाएंगे। गुजरात का रास्ता भी साफ हो जाएगा। एक तीर से कई शिकार होंगे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने चित्तौड़ पर चढ़ाई करके दुर्ग के गिर्द घेरा डाल दिया। लेकिन चित्तौड़ को जीतना इतना आसान न था। अंत में सुल्तान ने रावल रतन सिंह को एक संदेश भेजा। हमें बताया गया है कि तुम सुल्तान अलाउद्दीन का कोई संदेश लाए हो। जी रावल साहब, हमारे सुल्तान को इस बात पर बेहद अफसोस है कि दोनों ही तरफ के सिपाही नाहक हलाक हो रहे हैं। इसलिए सिकंदर सानी आफ्ताब जमा सुल्तान अलाउद्दीन ने पैगाम भेजा है कि वो अपने चंद अहलकारों के साथ बातचीत के लिए आपके किले में आने की ख्वाहिश रखते हैं।
रावल रतन सिंह मान गए। आपने हमें अपना मुरीद बना लिया है रावल साहब। हम भी आपके प्रेम भरे व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए हैं सुल्तान। ये तो आपकी मेहरबानी और जरा नवाजी है रावल रतन सिंह। आपकी शान शौकत और खातिरदारी ने हमें जीत लिया है। अब हम इजाजत चाहते हैं। आइए दरवाजे के बाहर तक आकर हमें रुखसत कीजिए। ये तो हमारा कर्तव्य है सुल्तान। चलिए लीजिए, हम किले के बाहर तक आ गए हैं। आपका डेरा भी सामने है। अब हमें विदा दीजिए। हम विदा देने नहीं, विदा कराने आए हैं रावल रतन सिंह। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो रावल साहब को और ले चलो हमारी छावनी में। अलाउद्दीन के कपट की खबर जब रानीवास में पहुंची तो रानी पद्मिनी ने गोरा और बादल नामक दो शूरवीरों के साथ साथ सभी सरदारों को बुलवाया और छल का जवाब छल से देने को कहा। गोरा भैया, हमारे ऋषि मुनि कहे गए हैं कि दुष्टों के साथ दुष्टता से ही काम लेना चाहिए। सुल्तान ने छल किया है तो हम भी छल करेंगे। उसे कहला दो कि रानी पद्मिनी उसके डेरे में आने को तैयार है। ये कैसे अनर्थ की बातें कर रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ। सुल्तान से कह दो कि रानी पद्मिनी की एक शर्त है कि वो अपने स्वामी से अंतिम भेंट करके ही उसके पास जाएंगी। उनके साथ उनकी सहेलियां और अन्नस्त्रियां भी रहेंगी पर्देदार पालकियों में। इन सब की पद मर्यादा का ध्यान रखा जाए। ये कैसा गौरव धंधा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आ जाएगा बादल। तुम महल में 800 डोलियां सजाओ। हर डोली के भीतर एक एक रणबांकुरा हो। कहारों की जगह भी शूरवीर जाएं। सुल्तान अंधा हो रहा है। इसी का लाभ उठाकर तुम सब रावल साहब को छुड़ा लाओ। गोरा और बादल ने इसी चाल से काम लेकर रावल रतन सिंह को छुड़ा लिया। जब तक अलाउद्दीन को पता चलता, रावल रतन सिंह बादल के साथ दुर्ग के भीतर पहुंच चुके थे। पीछे की कमान गोरा ने संभाली। भारी मार काट शुरू हो गई। अलाउद्दीन की फौज रतन सिंह का पीछा करते करते किले के सिंह द्वार तक आ पहुंची। कोई रास्ता न देखकर रतन सिंह ने साका करने का फैसला किया। रानी पद्मिनी ने किले की सारी औरतों के साथ जौहर रचाया। रावल रतन सिंह और उनके रणबांकुरे युद्ध में खेप रहे और अलाउद्दीन के हाथ किले की राख के सिवा और कुछ भी न आया। संग्राम
चौथाई सदी बीत गई। इस बीच मेवाड़ के बाहर और भीतर अनेक घटनाएं घट रही थीं, जिनका असर चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठे राणाओं पर पड़ रहा था। सन 1433 में जब महाराणा कुंभा चित्तौड़ में मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे, तो मालवा में सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात में बादशाह कुतुबुद्दीन शासन कर रहे थे। महाराणा कुंभा अपने समय के अत्यंत प्रतापी शासक थे। महाराणा कुंभा अपने समय के अत्यंत प्रतापी शासक थे। अपने 35 वर्ष के राज्यकाल में उन्होंने मेवाड़ को उत्तर भारत के राज्यों का सिरमौर बना दिया। गद्दी पर बैठते ही उन्हें सबसे पहले मालवा और गुजरात के सुल्तानों का सामना करना पड़ा, जिनकी निगाहें मेवाड़ पर लगी हुई थी। सन 1440 में राणा कुंभा ने दोनों सुल्तानों के दांत खट्टे कर दिए और सुल्तान महमूद खिलजी को बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आए। इस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया विजय स्तंभ आज भी राणा कुंभा की वीरता की याद दिलाता है। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ के राजभवनों में अनेक नई इमारतें जोड़ी और विष्णु के वराह अवतार की प्रतिष्ठा में कुंभ श्याम मंदिर बनवाया। वो स्वयं शिल्प शास्त्र के जानकार थे और मेवाड़ के अन्य स्थानों में भी उन्होंने अनेक मंदिर और किले बनवाए। तलवार के धनी होने के साथ साथ महाराणा कुंभा साहित्य और संगीत में भी गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने जयदेव की अमर कृति गीत गोविंद की टीका लिखी थी और अपने ग्रंथ संगीत राजवार्तिक में संगीत की राग रागिनियों का वर्णन किया था। वाह वाह, अति सुंदर। ये राग हमें बहुत पसंद आया। इसका भी वर्णन हम अपने ग्रंथ संगीत राज में करें। जोहार अन्नदाता। आइए आइए वीरमदेव जी, पधारिए। महाराज, कई दिनों से आप एक पद दोहराते थे जो कोई पूरा नहीं कर पा रहा था। हाँ, वो पद है कामधेनु तांडव करिए। ये मेरे एक संबंधी है महाराज, ये उसे पूरा करने का बीड़ा उठाना चाहते हैं। तो देर कैसी? जद धर पर जोवती दीठ नागोर धरंती, गायत्री संग्रहण देख मन माही डरंती। सुर कोटि 33 आण निरंता चारो, नहीं चरंत पीवंत नह करती हंकारो। कुंभण राण हड़िया कलम आजस उर डर उतरिए, तिण दीह द्वार शंकर तनय काम धेनु तांडव करिए। वाह 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 वाह, हम बहुत प्रसन्न हुए। परंतु तुम राजपूत नहीं हो युवक, तुम निश्चय ही चारण हो। कहो क्या चाहते हो? हुकुम, आपने चारणों से अप्रसन्न हो उन्हें देश निकाला दे दिया है। अगर आप प्रसन्न हुए हैं तो अपना आदेश वापस ले लें। ठीक है, जाओ अपने भाई बंधुओं से कह दो कि वो फिर मेवाड़ में बस सकते हैं। राणा कुंभा के बाद चित्तौड़ को एक बार फिर अनिश्चितता के दौर से गुजरना पड़ा।
राजगद्दी के लिए उनके वंशजों के बीच खींचातानी होती रही। अंततः राणा कुंभा का एक ऐसा वंशज चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठा जो न केवल मेवाड़ के महाराणाओं में सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध होने वाला था, बल्कि उत्तर भारत के सभी राजाओं और सुल्तानों में भी अपने बाहुबल का सिक्का जमाने वाला था। इस प्रतापी राज्येश्वर का नाम था संग्राम सिंह, जिसे दुनिया राणा सांगा के नाम से जानती है। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातुः ओम शांति शांति शांति। मेवाड़ की गद्दी पर बैठते ही राणा सांगा ने अपने राज्य को संगठित करना शुरू कर दिया। तभी हिंदुस्तान के इतिहास ने एक बार फिर करवट ली। इस बार का परिवर्तन युगांतरकारी साबित होने वाला था। सन 1526 में सुदूर पानीपत के मैदान से एक ऐसी खबर राणा सांगा के दरबार में पहुंची जिससे आने वाले तूफान का पता चलता था। नवाब हसन खां मेवाती, ये तो सचमुच अचरज में डालने वाली खबर है। खबर हैरत अंगेज ही नहीं है राणा साहब, परेशान कर देने वाली भी है। राणा साहब, किसे अंदाजा था कि इतनी बड़ी बादशाही फौज को पानीपत के मैदान में बाबर की छोटी सी फौज से शिकस्त खानी पड़ेगी? बादशाह इब्राहिम लोदी कहाँ है? वो मैदानी जंग में शहीद हुए। इसीलिए तो बाबर के हौसले इतने बुलंद हैं। इन घटनाओं के पीछे हमें भारी संकट की आहट सुनाई दे रही है नवाब साहब। यही वजह है कि सभी अफगान सुल्तानों ने आपके हाथ मजबूत करने का फैसला किया है और मुझे आपके पास भेजा है। ठीक है, हमें स्वीकार है। जैसे हम बादशाह इब्राहिम लोदी से नहीं डरे, वैसे ही बाबर से भी नहीं डरे। नतीजा साफ था। पानीपत की लड़ाई के 11 महीने बाद खनवा के मैदान पर राणा सांगा बाबर का मुकाबला करने आ पहुंचे। जब बाबर ने खनवा पहुंचकर मोर्चेबंदी की तो राणा सांगा की फौज देखकर बाबर के सैनिक हिम्मत हार बैठे। कहते हैं कि ऐसी विकट परिस्थिति में बाबर ने सभी सिपाह सलारों को बुलाकर जोश दिलाया। मेरे जाबाज सरदारों और सिपाहियों, हर शख्स जो दुनिया के सराय में आता है उसे आखिरकार रुखसत होना ही पड़ता है। बुज़दिली की बदनामी से दागदार जिंदगी जीने की बनिस्बत बहादुरी की शौहरत से दमकती मौत अजीम तर है। इस जंग में हम मरेंगे तो शहीद होंगे और जीतेंगे तो गाजी कहलाएंगे। अल्लाहू अकबर। 16 मार्च सन 1527 को राणा सांगा की सेना ने बाबर की फौज पर हमला कर दिया। राणा सांगा और उनके वीरों ने बेमिसाल बहादुरी दिखलाई और मैदान को खून से रंग दिया। मगर तभी राणा सांगा पूरी तरह घायल होकर बेहोश हो गए। उनके सरदार उन्हें उठाकर मैदान के बाहर ले गए। इसी समय रायसेन के राजा तंवर सरहदी अपनी सेना के साथ बाबर से जा मिला और इस तरह बाबर की फतह हुई। लड़ाई के बारे में बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, लड़ाई ऐसी हुई कि कौन हारा और कौन जीता, किसने वार किया और किसको लगा, इसकी पहचान जाती रही। मैंने अपना शहीद होना ठान लिया था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि गाजी बनकर जीता रहा। इससे पहले कि राणा सांगा इस हार का बदला ले पाते, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन खनवा की लड़ाई में उन्होंने बाबर की ताकत को ऐसी चोट पहुंचाई कि फतह के बावजूद वो मेवाड़ की तरफ हाथ नहीं बढ़ा पाए। जिन दिनों मेवाड़ में तलवारों की झंकार और वीरों की हुंकार सुनाई देती थी, उन्हीं दिनों लड़ाई और मार काट के कोलाहल को चीरती हुई
भक्ति और प्रेम की एक ऐसी आवाज बुलंद हुई जिसके स्वर आज भी भारत के कोने कोने में गूंज रहे हैं। ये आवाज थी मेड़ता की राजकुमारी मीरा की, जिनका विवाह राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से हुआ था। मीराबाई के मन में गिरधर गोपाल की भक्ति का बीज बचपन ही से पड़ गया था। कहते हैं कि जब वो बच्ची थी, उन्होंने महल के झरोखे में खड़े होकर एक बारात को जाते देखा। माँ, ये क्या है? ये बारात है बेटी। बारात? बारात क्या होती है? दूल्हा जब अपने लिए दुल्हन लाने जाता है